वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CGL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं 2023 टायर 1 के जितने भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन हैं। टोटल 65 ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने सभी ऑप्शंस को कवर किया है जो आपके आने वाले SSC CGL के एग्जाम, MTS के एग्जाम, CPO के एग्जाम और CHSL के मेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हमने टोटल 150 से भी ज़्यादा ईडियम्स को कवर किया है इस वीडियो में और यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको भी पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन का काम करते हैं। जरूर मेहनत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में देखिए, हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने भी 3 बार SSC CGL का एग्जाम क्रैक किया है। मुझे भी पता है कि ऐसी वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत कम ही यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जिस तरीके से हम आपको करा रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट के साथ लेकर आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो SSC CGL 2023 टायर 1 में पूछे गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पर बात करते हैं। टोटल 68 हैं ये। आइडेंटिफाई द ईडियम्स एंड फ्रेजेस दैट कैन बेस्ट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। पहला है यू शोड मी योर ट्रू पर्सनैलिटी व्हेन यू आस्क्ड मी टू गेट आउट ऑफ द हाउस एट मिडनाइट। मतलब आपने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को शो किया जब आपसे बोला गया कि गेट आउट ऑफ द हाउस एट द मिडनाइट। मिडनाइट में जब आपसे बोला गया कि आप घर से बाहर चले जाइए तो आपने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को शो किया है। इस ट्रू पर्सनैलिटी के लिए जो बेस्ट ईडियम है वो होगा ट्रू कलर। ट्रू कलर्स, समवन्स ट्रू कलर्स का मतलब द काइंड ऑफ पर्सन someone really is rather than what the person seems to be। मतलब कोई भी पर्सन रियली में कैसा है, रेदर देन वो जैसा दिख रहा है, उसे बोलेंगे समवन्स ट्रू कलर। उसकी वो रियल में कैसा है वो पर्सन, वही है उसके ट्रू कलर्स, ट्रू पर्सनैलिटी। तो ट्रू कलर्स इसका बेस्ट ईडियम होगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन है बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज एक ऐसे प्लेस या सिचुएशन को बोलेंगे जो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो, बहुत ज़्यादा इजी हो। अगर आपको सोने के लिए एक ऐसा बेड दे दिया जाए जिस पे रोज ही रोज हो तो आपके लिए वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सुखमय होगा, प्लीजेंट होगा, बहुत ज़्यादा इजी होगा। एक प्लेस होगा, एक सिचुएशन होगी दैट इज प्लीजेंट और इजी। तो इस तरीके से आप बेड ऑफ रोजेज को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉट पोटैटो एंड नेक्स्ट है वाइट एलिफेंट। हॉट पोटैटो होता है कंट्रोवर्शियल कोई क्वेश्चन है या इशू है दैट इन्वॉल्व्स ए अनप्लीजेंट और डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एनीवन डीलिंग विद इट। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन या इशू जो इतना कंट्रोवर्शियल है कि कोई भी अगर उससे डील करने की कोशिश करेगा तो उसके अनप्लीजेंट या डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। उसे बोलेंगे हॉट पोटैटो या फिर बोलेंगे बॉर्न ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की जड़। ऐसे ही है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। एक है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन। मतलब अगर एक वाइट एलिफेंट आप मार्केट में लेकर चलेंगे, आपने कोई वाइट एलिफेंट खरीदा है तो वो जल्दी गंदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आया होगा सबसे पहली बात, और यूजलेस होगा क्योंकि आप उसको बस रखे रहोगे, उसका यूज नहीं करोगे क्योंकि आपको डर लगेगा कि वो गंदा ना हो जाए। तो इसीलिए वाइट एलिफेंट का मतलब है समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड, दैट इज not useful anymore although it cost a lot of money। costly but useless possession, costly but useless possession। मतलब आपने किसी चीज़ को बहुत महंगा खरीदा है बट वो यूजलेस है क्योंकि आपको डर लग रहा है ना कि वो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। वाइट एलिफेंट मार्केट में लेके निकलोगे, फिर उसको साफ़ करोगे, 4 दिन रखोगे, फिर सोचोगे फिर ये गंदा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप उसको यूज नहीं करोगे। तो इसका मतलब समथिंग दैट यू नो लॉन्गर नीड और दैट इज नॉट यूजफुल एनी मोर ऑल दो यद्यपि इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इंसिडेंट अकर्ड विदाउट अ वार्निंग। विदाउट अ वार्निंग का मतलब होता है द बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक कंप्लीट सरप्राइज। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट सरप्राइज, मतलब अनएक्सपेक्टेडली मतलब आउट ऑफ ब्लू। आगे भी आपको यही इडियम्स रिपीट मिलेंगे, सेम CGL 2023 में आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एक कंप्लीट सरप्राइज। अकर्ड विदाउट एनी वार्निंग मतलब कोई वार्निंग नहीं है, बिना सरप्राइज मतलब पूरी तरह सरप्राइजिंगली था कोई भी इंसिडेंट जो भी हुआ। अगले हमारे पास वर्ड है प्ले डेविल्स एडवोकेट ऑन थिन आइस और इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो
प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब होता है ए पर्सन हु एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट डिसएग्री विद अदर्स सो दैट देयर विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन विद सम इशू। मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन जो डेविल्स एडवोकेट है, मतलब वो ऐसी चीज़ों को एडवोकेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि जो जिससे लोग डिसएग्री कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ए पर्सन हु एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट डिसएग्री विद अदर्स सो दैट देयर विल बी एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन अबाउट सम इशूज। मतलब किसी इशू के बारे में इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो, इसके लिए एक पर्सन ऐसा है जो अपनी एक ऐसी ओपिनियन दे रहा है किसी भी पॉइंट पे या किसी भी इशू पे जिससे लोग डिसएग्री कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे प्ले डेविल्स एडवोकेट। ऑन थिन आइस का मतलब होता है इन ए प्रीकेरियस सिचुएशन और रिस्की सिचुएशन। प्रीकेरियस का मतलब भी होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, सेफ ना हो, तो उसे बोलेंगे प्रीकेरियस। प्रीकेरियस जिसके लिए पहले से केयर की ज़रूरत है उसे बोलेंगे प्रीकेरियस, मतलब वो डेंजरस सिचुएशन है या फिर सेफ नहीं है। तो ऑन थिन आइस का मतलब होता है इन ए प्रीकेरियस और ए रिस्की सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब होता है समटाइम्स इट इज बेटर फॉर यू इफ यू डोंट नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट ए सिचुएशन। कभी कभी इग्नोरेंस एक ब्लिस का काम करती है, मतलब कभी कभी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है और वो नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में खुशी है, तो उसे बोला जा रहा है it means to said to emphasize that sometimes it is better for you if you don't know all the facts about the situation। मतलब आप किसी सिचुएशन के सारे फैक्ट के बारे में नहीं जानते, दिस इज ए गुड थिंग, यानी इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। अज्ञानता एक आपके लिए खुशखबरी है। पूजा tried to explain the problem but soon she tied herself in a knot। मतलब जब कोई पर्सन कोई प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट वो खुद में ही फंस जाता है। टाइड हरसेल्फ इन नोट का मतलब होता है टू कंफ्यूज समवन और मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। मतलब खुद कंफ्यूज होना या किसी को कंफ्यूज करना इस तरीके से कि सामने वाला उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्लियरली, तो उसे बोला जा रहा है टू टाई समवन अप इन द नोट्स। मतलब नोट मतलब गांठ हो गई, तो मतलब उलझ जाना अपने आप में ही। टू कंफ्यूज समवन और मेक देम अनेबल टू एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकम वेरी कंफ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। अब मैं बाकी ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, उसमें कुछ स्पेलिंग या मीनिंग होंगे वो हम देख लेंगे अगर इंपॉर्टेंट होंगे तो। वॉन्ट मतलब विल नॉट, मॉडिफाई एन ओपिनियन, ओपिनियन से पहले एन आएगा, और एग्री टू इवन स्मॉल चेंजेस दैट अनदर पर्सन वांट्स, मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्गूमेंट और डिस्कशन, डिस्कशन की स्पेलिंग और आर्गूमेंट की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। बी फोर्स टू एक्सप्लेन योर एक्शंस अबाउट एंड प्रोबेबली पनिश्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड, लिली का जो फूल होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कावर्डली है। तो लिली लिवर्ड का मतलब वीक और कावर्डली, मतलब नॉट ब्रेव। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, एक ऑप्शन में दिया गया है कॉमिकल। कॉमिकल का मतलब एक ऐसा पर्सन जो फनी हो और जो मजाकिया हो या फिर जो हंसी प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूसिंग लाफ्टर, अम्यूजिंग और फनी। नेक्स्ट देखते हैं टू किक द बकेट। हम ऐसे याद कर लेते हैं कि बकेट में कोई मतलब कोई जीव है, जंतु है, और आपने बकेट में इस तरीके से लात मारी है कि वो मर गया है, तो किक द बकेट का मतलब डाई, टू डाई। नेक्स्ट है मिस द बोट। अब आप देखिए जो समुद्र में या कहीं नदी में कोई बोट चल रही है, अगर आपने अपनी बोट मिस कर दी, इसका मतलब आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। मिस द बोट का मतलब बी टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। मतलब किसी अवसर को आपने खो दिया है, उस अवसर का एडवांटेज लेने के लिए आप बहुत स्लो थे तो आपने वो बोट मिस कर दिया, तो उसे बोल रहे हैं मिसिंग ए गुड अपॉर्चुनिटी। अगर ये गुड नहीं लगा होता तो हम लगाते एन अपॉर्चुनिटी। क्लियर है। बीइंग टू लेट, मिसिंग गुड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, मिसिंग योर मीडियम ऑफ ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द police have not yet been able to solve the case it seems to be। इसे बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक बोलो या फिर ये टफ नट टू क्रैक। तो इसका मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जिसके साथ डील करना, या ऐसा डिफ़िकल्ट या आपका ओपोनेंट ऐसा है जिसको बीट करना बहुत मुश्किल हो, हराना बहुत मुश्किल हो।
ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और एन ओपोनेंट दैट इज हार्ड टू बीट, मतलब हार्ड नट टू क्रैक, मतलब वो जो केस है जिसे पुलिस सॉल्व करने जा रही है उसकी गुत्थी को सुलझाना बहुत ही मुश्किल है, हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ इन ए नट शेल और इन ए पिंक। टर्निंग ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है आप एक किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी गलतियों पर काम करके। मतलब टू स्टार्ट ओवर, टू एक्ट इन ए डिफरेंट मैनर और चेंज योर एटीट्यूड अबाउट समथिंग। क्लियर? मतलब आपने अपने एटीट्यूड को किसी के प्रति, अपने मैनर को चेंज किया है, मतलब डिफरेंट तरीके से एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे बोला जा रहा है टू स्टार्ट ओवर अ न्यू लीफ। इन ए नटशेल का मतलब होता है इन ब्रीफ, मतलब आप बहुत ही कम वर्डों में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, तो उसे बोला जाएगा इन अ नटशेल। इन द पिंक का मतलब होता है आप एक गुड हेल्थ की कंडीशन में हो, गुड स्पिरिट में हो, तो उसे बोला जाएगा इन द पिंक। इन एक्सट्रीमली गुड हेल्थ एंड स्पिरिट, उसे बोला जाएगा इन द पिंक। इन गुड हेल्थ, इन परफेक्ट हेल्थ। टू बेल द कैट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा याद करने के तरीके हैं। मतलब आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हो और बिल्ली डेली आती है और आपका काम बिगाड़ के चली जाती है, गंदगी फैला के चली जाती है पूरे कॉरिडोर में। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि कोई ऐसा है, हम जैसे एक फ्लैट में, वहाँ पे कोई अपार्टमेंट है, उसमें ऊपर के फ्लोर पे 4-5 फ्लैट हैं, तो उन 5 फ्लैट वाले आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि कौन वो घंटी, मतलब जो बैल है, मतलब जो कैट है, उसके गले में घंटी बांधेगा। इसका मतलब जैसे ही बिल्ली आएगी, क्योंकि बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध देंगे तो बिल्ली उस घंटी को निकाल नहीं पाएगी, तो जब जब बिल्ली काम बिगाड़ने के लिए आएगी तो क्या करेंगे, वो सतर्क हो जाएंगे कि घंटी की आवाज़ से कि बिल्ली आ गई है। तो इसका मतलब वो, अगर उस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है तो इसका मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन से डील करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मतलब टू टेक द डेंजर ऑफ ए शेयर्ड एंटरप्राइजेज अपॉन वन सेल्फ, मतलब टू फेस द रिस्क, मतलब आप रिस्क फेस कर रहे हैं, उस बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। टू फेस द रिस्क। टू प्ले विथ किड्स, टू लव कैट्स, टू फीड पेट्स, नहीं है इसमें से कोई भी। बेनेला मेड अ बिग फस ओवर ए स्मॉल प्रॉब्लम, ये आपने कई बार देखा होगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। मतलब आप एक छोटी सी ट्राइवल प्रॉब्लम के लिए, इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम के लिए एक बड़ा सा मैटर क्रिएट कर रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं ए स्टॉर्म इन अ टी कप। मतलब एक चाय के प्याले में अगर तूफान आ गया है तो इसका मतलब क्या है, आपने एक चाय का प्याला छोटी सी चीज के लिए आपने उसको क्या बना दिया, बतंगड़ बना दिया है। ग्रेट आउटरेज और एक्साइटमेंट अबाउट ए ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर का मतलब बहुत ही स्मॉल मैटर जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और आउटरेज का मतलब होता है ग्रेट एंगर। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टॉर्म इन ए टी कप। अब बहुत सारे और इडियम्स हैं हमारे पास। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसन्स, एड इंसल्ट टू द इंजरी, और नेक्स्ट है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब आपको जिस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए उस डायरेक्शन में ना करके गलत डायरेक्शन में कर रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। मतलब ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, आप इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हो जो कि कभी सफल नहीं होगा, तो उसे बोल रहे हैं बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है ये है गिव समवन अ डोज और अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। मतलब आप किसी को उस तरीके से ट्रीट करना जिस तरीके से आपको ट्रीट किया गया था। मतलब आपकी मेडिसिन कड़वी है, अगर आपको गलत तरीके से ट्रीट किया गया है तो आप भी दूसरों को उसी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं गिव समवन अ डोज और टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। मतलब किसी ने आपको कोई मेडिसिन दी कड़वी, तो आप उसको मेडिसिन खिला रहे हो, ले भाई तू भी खा, तू भी इस कड़वी मेडिसिन को टेस्ट कर, तो उसे बोल रहे हैं गिव समवन अ डोज और टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। टू ट्रीट समवन एज बैडली एज दे हैव ट्रीटेड यू। एड इंसल्ट टू द इंजरी का मतलब होता है कि मैटर को और वर्स बना देना, किसी सिचुएशन को और वर्स बना देना। टू डू और से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स फॉर समवन। मतलब लोगों को प्राइवेट कंपनी वालों ने बोला कि लंबे आवर्स तक काम करो, और ऊपर से उन्होंने क्या किया कि सैलरी भी नहीं बढ़ाई, उनकी सैलरी में कोई हाइक नहीं किया, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एड इंसल्ट टू द इंजरी। टू डू और से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन मोर वर्स। शार्प प्रैक्टिस बताने, शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है एक बहुत ही चालाकी से किसी काम को करना, तो उसे बोला जाएगा डिसऑनेस्ट और बेयरली ऑनेस्ट डीलिंग्स। मतलब बहुत
ना के बराबर ईमानदारी का यूज करके आप चालाकी से किसी काम को कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा शार्प प्रैक्टिस। मतलब उसके लिए जो मीनिंग होगा वो होगा डिसऑनेस्टी। ब्रीफली आपको बता दिया, इन ए नटशेल अभी बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द लो रोस्ट एंड हैंड आउट द जॉब्स। मतलब जो कंट्री के नेशनलिस्ट हैं वो रूल कर रहे हैं। रूल द रोस्ट का मतलब होता है शासन करना, मतलब दे हैव ए कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर ए पीपल देयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू बी इंचार्ज, वो वहाँ के क्या हैं, इंचार्ज हैं, वहाँ लोगों पे शासन कर रहे हैं। और हैंड आउट द जॉब्स का मतलब जॉब्स को बांट रहे हैं। ठीक है, टू बी प्रेजुडिस, टू सेव अ क्रिमिनल, टू एक्सप्लॉइट समवन। देख लेते हैं प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है एक आपके अंदर स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग है दूसरे लोगों को लेकर, मतलब बिना एनी रीजन के आप बायस्ड हैं, उसे बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग फॉर नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी और समथिंग स्पेशली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन और सेक्स। किसी रेस को, किसी रिलीजन, किसी सेक्स के प्रति पर्टिकुलरली आपके अंदर कोई भी लाइकिंग्स नहीं है, कोई भी ट्रस्ट नहीं है, ये अनरीजनेबल फीलिंग है और बिना किसी रीजन की है, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है उसका, तो उसे बोल रहे हैं आप प्रीजुडिस हैं, मतलब आप पहले से ही बायस्ड हो रखे हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का शोषण करना, टू यूज समथिंग और ट्रीट समबडी अनफेयरली फॉर योर ओन एडवांटेज। अपने खुद के फायदे के लिए दूसरों को गलत तरीके से ट्रीट करना, दूसरों का नुकसान पहुंचाना, उसे बोला जाता है शोषण करना। हैंड समथिंग आउट ये वर्ड था, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। टू गिव समथिंग टू ईच पर्सन इन ए ग्रुप और प्लेस, किसी प्लेस पर, किसी ग्रुप पर सभी लोगों को कुछ न कुछ देना, उसे बोला जा रहा है हैंड समथिंग आउट। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कीप समवन एट एन आर्म्स लेंथ। आर्म मतलब अपनी भुजा हो गई। अगर आप किसी को एक हाथ दूर रख रहे हो, इसका मतलब आप उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया तू मेरे हाथ भर की दूरी पर रहे। इसका मतलब हो गया अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन। टू अवॉइड बिकम बीइंग वेरी क्लोज और टू फ्रेंडली विद समवन और समथिंग, उसे बोला जा रहा है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। इसमें कुछ भी नहीं है। अवॉइड प्लेइंग विद समवन, अवॉइड बिकमिंग बिटर विद समवन, बीइंग समवन्स एनिमी। अगला है स्क्रैप द बैरल। बैरल तो ये हो गया, मतलब ये जो ड्रम सा है इसे बोलते हैं बैरल। अगर आपके पास कोई बैरल में कोई ऐसा रिसोर्सेज भरा है, जैसे सपोज पेट्रोल है, अब लास्ट में क्या है, आप उसको स्क्रैप कर करके निकाल रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, आप उसको खुरच खुरच के निकाल रहे हो, मतलब आपने उसका इतना एक्सेसिव यूज कर लिया है कि अब वो बचा नहीं है। आप केवल और केवल अपना लास्ट रिसोर्ट यूज कर रहे हो, इसके बाद आपके पास कंगाल हो जाओगे, कुछ भी नहीं बचेगा उस बैरल में अगर आप उसको खुरच खुरच के निकाल रहे हो तो इसका मतलब हो गया वी रिड्यूस टू यूज थिंग्स और पीपल ऑफ द प्योरेस्ट क्वालिटी बिकॉज देयर इज नथिंग एल्स अवेलेबल। मतलब आप इस हद तक उसको उसने रिड्यूस कर दिया है, आपने किसी चीज़ को यूज कर करके कि अब आप उसकी पूरेस्ट क्वालिटी को भी यूज करने के लिए तैयार हैं, मतलब क्योंकि उसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। बी रिड्यूस टू यूजिंग थिंग्स और पीपल of the poorest quality because there is nothing else available. To be forced to use one's last or weakest resource. Clear है? Trying to find something, hiding something, using all the way to achieve the desired result. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? To be forced to use one's last and weakest resource. A dime as a dozen. A dime as a dozen का मतलब होता है to be common और लिटिल वैल्यू, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, बहुत वेरी लिटिल वैल्यू है, तो उसे बोला जा रहा है ए डाइम और डजन। मतलब हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम एंड डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। उसके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से उनकी कोई वैल्यू नहीं है और उसके बॉस को उसने इम्प्रेस नहीं कर पाया है अपने आइडियाज़ से। तो बोला जा रहा है हर आइडियाज वर अ डाइम वर्थ अ डाइम अ डजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। क्लियर है? अब देख लेते हैं द एंटिक स्टोर। एंटिक स्टोर मतलब जहाँ पे पुराने ज़माने की, मतलब सालों पुरानी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसे बोला जा रहा है एंटिक स्टोर। द एंटिक स्टोर हैड सम रेयर फाइंड्स बट दे वर अ डाइम अ डजन। द रेस्टोरेंट हैड सम डिलीशियस की स्पेलिंग जरूर देखिए, डेजर्ट की स्पेलिंग देख लिए, दो बार ऐसा आ रहा है, मतलब ये क्या है, मीठा है, स्वीट।
that were a dime a dozen. The concert tickets were a dime a dozen and sold out quickly. Sold out quickly का मतलब होता है selling like hot cakes. नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट बीट अबाउट द बुश वेयर यू हैव एनीथिंग टू से. ये बीट अबाउट द बुश इसी सीरीज में, इसी वीडियो में आपको आगे भी मिलेगा, क्योंकि एसएससी ने फिर से रिपीट किया है और ये कई सारे इडियम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. डोंट बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड गिविंग ए डेफिनेट आंसर और पोजीशन. मतलब आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हो, कोई भी रियल आंसर नहीं दे रहे हो. जैसे किसी पॉलिटिशियन से कोई भी इंसिडेंट हो जाता है किसी भी पे, जैसे अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो अगर मंत्री जी से अगर पूछा जाएगा कि भाई इसके क्या कारण हैं, तो आप इस्तीफा दीजिए, तो वो क्या करेंगे, बीट अबाउट द बुश करेंगे. मतलब क्या करेंगे, टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट. मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करने की कोशिश नहीं करेंगे. मतलब टू अवॉइड गिविंग ए डेफिनेट आंसर और पोजीशन. क्लियर. अब है टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स, टू ट्राई टू इन्फ्लुएंस, टू आर्गू. अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एक ऐसा कौन सा इडियम है जिसका मतलब होता है टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स. इसके करस्पॉन्डिंग आप मुझे इडियम बताइए. टू शिफ्ट ब्लेम ऑन अदर्स मतलब किसी पे ब्लेम कराया जा रहा है तो वो दूसरों को रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं कि भाई इसने किया उसने किया. तो उसके लिए इडियम्स आप मुझे बताइए क्या है. टू प्राइम द पंप. टू प्राइम द पंप का मतलब होता है, जैसे आपका कोई सपोज पेट्रोल पंप है, आप उसको प्राइम पोजीशन पे ले जाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, आप उसकी ग्रोथ को एनकरेज करोगे. कैसे, पैसे लगा के. तो इसी को बोल रहे हैं प्राइम द पंप का मतलब होता है स्टिमुलेट द ग्रोथ और सक्सेस ऑफ समथिंग बाय सप्लाइंग इट विद मनी. पैसे की सप्लाई के द्वारा आप किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ है उसको एनकरेज कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा टू प्राइम द पंप. मतलब एनकरेज द ग्रोथ और एक्शन ऑफ समथिंग. मैनिपुलेट समवन टू अचीव सक्सेस, आस्क अदर्स टू बी एम्बिशियस, टू यूज ए पंप इफिशियंटली. इफिशियंटली की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, EFFICIENTLY. CIE ध्यान रखिएगा, इसी में वो EI कर देगा, गलत हो जाएगा. ठीक है. अब हमारे पास एक वर्ड है एम्बिशियस, एक है मैनिपुलेट. दोनों का मतलब देख लेते हैं और एनकरेज का मतलब भी है. एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, मतलब जिसके अंदर जो सक्सेस होने की एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो या उसके अंदर जो पावर है उसे बोल रहे हैं एम्बिशियस. महत्वाकांक्षी है. हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, टू हैव पावर. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एनकरेज. एनकरेज करने का मतलब होता है सामने वाले को आशा देना, सामने वाले को प्रोत्साहित करना, कॉन्फिडेंस देना, सपोर्ट करना, तो उसे बोला जा रहा है एनकरेज करना. टू गिव होप, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस टू समबडी, जिससे वो और मेहनत करे. मैनिपुलेट. मैनिपुलेट का मतलब होता है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए जैसा वो चाहते हैं वैसा आप कहने या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा मैनिपुलेट करना. टू इन्फ्लुएंस समबडी सो दैट ही और सी डज और थिंग्स व्हाट यू वांट. मतलब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी बातों से इस तरीके से कि दूसरे आपके हिसाब से काम करें, तो आप क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बैक अगेंस्ट द वॉल. बैक अगेंस्ट द वॉल. देखिए ये वॉल है, अगर बॉल के अगेंस्ट आप दीवार रख के खड़े हैं, बैक अगेंस्ट द बॉल, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन है कि अब उसमें फर्दर आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, उससे बच के जाना मुश्किल है. जैसे सपोज कोई चोर है और कोई पुलिस है, तो पुलिस वाला अगर चोर के पीछे है और पुलिस वाला चोर जो है वो इस तरीके की प्लेस पे पहुंच चुका है जहाँ पे अब केवल केवल दीवारें हैं, तो वो बच के नहीं निकल सकता, उसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है बच के निकलने के लिए, तो उसे बोल रहे हैं बैक अगेंस्ट द वॉल, वी इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट. बच के निकलना बहुत ही मुश्किल है. क्लियर. एस्केप का मतलब होता है टू मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम ए प्लेस वेयर यू डू नॉट वांट टू बी और गेट फ्री. मतलब जहाँ से आप फ्री होना चाहते हैं या आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो उसको मैनेज करके निकलने को बोलते हैं भाग निकलना, या फिर निकल जाना उसे बोलेंगे एस्केप. Be in a relationship which one wants to escape. Be in a difficult situation from where escape is easy. Be in a easy situation where escape is difficult. तो ध्यान से सुनिए, इसका मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन से एस्केप करना बड़ा ही मुश्किल है. तो बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब हो गया टू हैव ए सीरियस प्रॉब्लम दैट लिमिट्स द वे इन विच यू कैन एक्ट. मतलब आप एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम में हैं जिसमें एक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, या बहुत ही लिमिटेड वे हैं जिनके थ्रू आप एक्ट कर सकते हो, जिससे बच निकलना बहुत ही मुश्किल है.
नेक्स्ट है स्वीटी हैज बीन फिल इन द ब्लैंक्स सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज। अगर स्वीटी ने कोई पेंटिंग बनाई है और अगर उसने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है तो वो कौन क्या फील कर रही है, तो वो हवा में उड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। वॉक ऑन द एयर मतलब फील इलेटेड, फील इलेटेड मतलब वॉकिंग ऑन द एयर। हमारे पास और भी वर्ड हैं, वॉकिंग इन टू द लॉन्च डेन मतलब जो शेर है अगर आप उसकी गुफा में जा रहे हो तो इसका मतलब अपने आप को, खुद को आप कैसी सिचुएशन में, डेंजरस या डिफिकल्ट सिचुएशन में डेलिबरेटली प्लेस कर रहे हो। टू डेलिबरेटली प्लेस योर सेल्फ इन ए डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन, अपने आप को खुद एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हो तो उसे बोला जा रहा है वॉकिंग इन टू द लॉन्च डेन। नेक्स्ट है वेटिंग इन द विंग्स और एक है वॉकिंग ऑन एक्सेल। तो वॉकिंग ऑन एक्सेल्स का मतलब होता है कि अगर आप अंडे के ऊपर चलोगे और जब आप चलोगे और उनके पास कोई खड़ा होगा तो उसके ऊपर छिटके पड़ेंगे क्योंकि आपके वजन से अंडा टूटेगा। तो इसका मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप एक्सेल्स पे चल रहे हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चल रहे हो जिससे कि दूसरे ऑफेंड ना हो। टू बी केयरफुल टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड मतलब दूसरे उससे परेशान ना हो, आप इस तरीके से उस पर चलने की कोशिश कर रहे हो। वॉक ऑन एक्सेल्स का मतलब बी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड अदर्स। वेट इन द विंग्स का मतलब होता है कि आप वेट कर रहे हो, जब अपॉर्चुनिटी आएगी वैसे ही आप ग्रैब कर लोगे। तो इसका मतलब आप उड़ नहीं रहे हो, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी वैसे ही आप उड़ जाओगे। मतलब टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एक्शन स्पेशली टू टेक ओवर अनदर पर्सनस जॉब और पोजीशन मतलब किसी पर्सन की जॉब या पोजीशन को टेक ओवर करने के लिए आप वेट कर रहे हो किसी अपॉर्चुनिटी का, तो उसे बोला जा रहा है वेट इन द विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बैड आयरन। बैड आयरन का मतलब होता है आपका बहुत बुरा लक है, इसे बोल रहे हैं बैड लक, अनफॉर्चुनेट, बैड लक। नेक्स्ट है बाई द स्किन ऑफ योर टीथ। अब आपको पता है दांत की जो स्किन है वो बहुत पतली होती है, वैसे तो होती नहीं, इसे इनेमल बोलते हैं, बहुत पतली है, तो उसे बोल रहे हैं बाई द स्किन ऑफ टीथ का मतलब बाई ए वेरी नैरो मार्जिन बाई जस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा नैरो मार्जिन से, बाई द स्किन ऑफ टीथ मतलब जस्ट बेयरली, जस्ट बेयरली। अगर कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए। विक्ट्री आप समझ गए। काइंड टूवर्ड्स द वीक मतलब कमज़ोर व्यक्ति। डिटरमाइंड टू स्टार्ट, डिटरमाइंड एक ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा फर्म डिसीजन ले रखा है, किसी भी चीज़ को दृढ़ निश्चय है वो। हैविंग मेड अ फर्म डिसीजन और बीइंग रिजॉल्व नॉट टू चेंज मतलब वो बदलना नहीं चाहता है, उसने रेजोल्यूशन ले लिया है, तो उसे बोला जा रहा है डिटरमाइंड। अगला है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेज नो मैटर हाउ डिफिकल्ट मतलब जितने भी सभी सर्कमस्टेंसेज है उसके अंडर चाहे वो कितने भी डिफिकल्ट हों तो उसे बोला जाएगा थ्रो थिक एंड थिन मतलब इन गुड टाइम्स और बैड टाइम्स। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई एकदम पतला है, दोनों को सुनने को मिलेगा तू बहुत ज़्यादा मोटा है, तू बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसका मतलब चाहे वो खुशी का मौसम हो चाहे दुखी का मौसम हो, गुड और बैड दोनों टाइम्स में आप मतलब बने हैं, आप परसिस्टेंट हैं, तो उसे बोल रहे हैं थ्रो थिक एंड थिंग मतलब अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस द मैटर नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। इट टर्न आउट टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको शुरुआत में ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और लास्ट में आपको पता चलता है कि वो आपके लिए एक गुड रिजल्ट लेके आई है, एक अच्छा शुभ चिंतक है, तो उसे बोलेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मतलब इफ़ यू से समथिंग इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यू मीन दैट इट कॉज अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी एट द फर्स्ट बट लेटर यू रियलाइज दैट इट वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन्ड। ये वो बेस्ट थिंग है जो हो सकती थी आपके साथ, वो है, तो उसे बोल रहे हैं टर्न आउट टू बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब हैज ए गुड इफेक्ट इवन दो एट द फर्स्ट इट सीम्स इट वुड बी बैड। फर्स्ट गो में आपको ऐसा लग रहा है कि बुरी है बट लास्ट में उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं, तो उसे बोला जा रहा है हैज ए गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्ड इट वुड बी बैड। When a simple solution solve a problem very well has a very good effect on a situation। आप मुझे कमेंट करके बताइए इफेक्ट और अफेक्ट में क्या फ़र्क है, इफेक्ट और अफेक्ट में फ़र्क बताइए। हैज ए वेरी गुड इफेक्ट ऑन ए सिचुएशन और ए थिंग व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। नेक्स्ट है टू बी इन टू माइंड्स। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसके माइंड में दो दो चीज़ें चल रही हैं, मतलब वो वैसिलेट कर रहा है इन डिसिसिव सिचुएशन में, कोई भी उसने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उसे बोला जाएगा टू बी
इन टू माइंड्स मतलब अनसर्टेन है वो, बी अनेबल टू डिसाइड बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स तो उसे बोला जाएगा बी अनसर्टेन। इन ए क्रिटिकल स्टेट, टू वर्क ऑन समबडी एल्स एडवाइस, जैसे अभी मैंने आपसे इफेक्ट और अफेक्ट पूछा था, ऐसे ही मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एडवाइस और एडवाइज, इन दोनों में फ़र्क आप कमेंट कीजिए, अफेक्ट और इफेक्ट में कमेंट करके बताइए। टू बी डोमिनेटेड बाई समवन एल्स। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारे पास, हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, ही इज फॉलिंग फॉल ऑफ एवरीबडी। फॉलिंग फॉल का मतलब होता है कि दूसरों के साथ डिसएग्री होना, मतलब आपकी उनसे क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। टू हैव ए डिसएग्रीमेंट विद समवन या फिर क्वेरलिंग विद, क्वेरलिंग की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। फॉलिंग फॉल का मतलब होगा क्वेरलिंग विद, मतलब डिसएग्री नहीं है। क्वाइट पजल्ड विद, मेंटेनिंग सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, हैविंग एन एमिकेबल टॉक विद, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली वे में, विदाउट एनी आर्गूमेंट, मेड और डन इन ए फ्रेंडली वे विदाउट एनी आर्गूमेंट तो उसे बोला जाएगा एमिकेबल टॉक। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ गैव, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गिफ्ट ऑफ गैव है। गिफ्ट ऑफ गैव का मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक विद एलोक्वेंस और फ्लुएंसी, मतलब फ्लुएंसी के साथ इस तरीके से बोलना कि लोगों को आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ से मोह लो, परसुएट कर लो उनको, तो उसे बोला जाएगा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच और आर्टिकल। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और कितनी फ्रीडम्स हमारे संविधान में दी गई हैं। एक तो आर्टिकल बताना है और हाउ मेनी फ्रीडम्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है गेट इनटू अ स्क्रैप। गेट इनटू अ स्क्रैप का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। गेट इनटू ए सूप, गेट इनटू ए हॉट सूप, ये सब इसका मतलब यही है कि एक ऐसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाना या किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस करना हो तो उसे बोला जाएगा गेट इनटू अ स्क्रैप। मतलब एक स्क्रैप यानी कबाड़े वाला रूम है, उसमें आपको एंटर कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या है, आप एक प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गए हो। टू बिकम इन्वॉल्व इन ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट बोला गया है सी इज एन ऑफुल बोर, सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर सेक्सोफोन। सेक्सोफोन ऐसा होता है, ये जैसा दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये एक सेक्सोफोन है। तो ये और ये जो ट्रम्पेट है तुरही बोलते हैं, शादी में आपने देखा होगा इस तरीके से लोग बजाते हैं, इसमें 3 बॉल होते हैं तो उसे बोला जाए ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए एक जैसे देख रहे हैं, एक ही जैसा तुरही जैसा काम करेंगे। अपनी तुरही के माना ब्लो ऑन ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी ही सेखी करना, बूस्टिंग योर सेल्फ। तो सेक्सोफोन और ट्रम्पेट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पे इसका आइटम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रम्पेट, TRUMPET। अब वायलिन क्या होती है, वायलिन ये है फ्लूट बांसुरी, लायर ये होता है। क्लियर। नेक्स्ट है ब्लो समन समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब होता है टू बिहेव एज इफ समथिंग दैट इज हैपन इज मच वर्स देन रियली इज, मतलब इस तरीके से बिहेव करना कि कोई भी चीज़ जो हुई है उससे भी ज़्यादा बुरी हो सकती थी तो उसे बोला जाएगा ब्लो और गेट समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब बिहेव एज इफ समथिंग दैट इज हैपेंड इज मच वर्स देन द रियली इज, मतलब जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उससे भी बुरा हो सकता था तो उसे बोल रहे हैं ऐसे बिहेव करना मानो कि समथिंग दैट इज हैपेंड इज मच वर्स देन दैट रियली इज, तो बोलेंगे ब्लो समवन आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। बाकी अब देख लीजिए, डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग ज़रूर देखिए। कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इंक्रीजिंग, लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड यू एट एंड नीड यू टू स्टे और हेल्प देम। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगला पूछा गया है टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स मतलब होता है, मतलब आप बर्बादी की स्थिति में चले जाना, वर्ष की स्थिति में चले जाना, जैसे बोलते हैं कुत्ते की मौत मरना तो उसे बोलेंगे गो टू द डॉग्स, मतलब टू बिकम रूइंड और टू चेंज टू ए मच वर्स कंडीशन तो उसे बोला जाएगा टू बिकम वर्स। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ आई डू नॉट सबमिट माई होमवर्क टू टीचर। तो अप द क्रीक,
अब द क्रीक का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब इन ट्रबल। अब फिर से वही, ए लॉइन शेयर ऑफ वेस ए डेविल्स एडवोकेट। ऑफ लॉइन शेयर का मतलब होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, भाई शेर जंगल का राजा है तो सबसे बड़ा पार्ट लेगा, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। अब हमारे पास एक वर्ड है ऑफ बेस और एक हमारे पास वर्ड है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट का मतलब है समवन हु टेक द वर्स साइड जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट। अभी मैंने बताया था ना कि एक ऐसा पर्सन एक ऐसे आर्गूमेंट कर रहा है, मतलब एक ऐसी बातें बोल रहा है जिससे बाकी सब डिसएग्री हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक डिस्कशन हो रहा है, एक आर्गूमेंट क्रिएट हो रहा है, तो उसे बोला जाएगा डेविल्स एडवोकेट, समवन हु टेक द वर्स साइड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन आर्गूमेंट। देखिए ये एकदम रिपीट हुआ है, पहले भी आया है। ऑफ बेस का मतलब होता है कि आप दूसरों को रॉन्ग कह रहे हैं। इफ़ यू से समवन, इफ़ यू से दैट समवन इज ऑफ बेस, मतलब समवन इज रॉन्ग, मतलब वो गलत है, ऑफ बेस, उनका कोई आधार नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। आपने सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे कोई एक प्लान तैयार किया, बट वो प्लान क्या हो गया, फेल हो गया, तो अब आप दोबारा से जा रहे हो, गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब आप फिर से एक रीस्टार्ट कर रहे हो किसी भी प्लान को दोबारा से सक्सेसफुल होने के लिए, फिर से इसकी रीप्लानिंग कर रहे हो, तो उसे बोल रहे हैं स्टार्ट ओवर, अगेन स्टार्ट करना। समथिंग विच यू हैव डन हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल दैट यू विल हैव टू स्टार्ट अगेन और ट्राई अनदर आइडिया, तो उसे बोलेंगे गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अकॉम्प्लिश ए टास्क। अकॉम्प्लिश का मतलब है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट दैट यू प्लान टू डू। आपने किसी डिफिकल्ट चीज़ को पाने के लिए कोई जो प्लान कर रखा है तो उसमें सक्सीड हो जाना हो, तो उसे बोल रहे हैं अकॉम्प्लिश, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। अगला वर्ड है मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली एंड डीपली स्पेशली फॉर द रिलीजियस रीजन एंड टू मेक योर माइंड काम। अपने मन की शांति के लिए या रिलीजियस रीजन के लिए बहुत ज़्यादा डीपली और केयरफुली सोचना, उसे बोल रहे हैं मेडिटेट करना, ध्यान लगाना। नेक्स्ट वर्ड है आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट व्हाट आई हैव डन। तो उसके लिए जो बेस्ट इडियम होगा वो होगा जंप द गन। जंप द गन का मतलब टू डू समथिंग टू सून स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली। जैसे दो दोस्त हैं, उनमें किसी एक की लड़ाई हो गई तो दूसरा दोस्त तुरंत कान पे बंदूक रख देता है सामने वाले के। इसका मतलब उसने बिना सोचे समझे किसी भी एक्शन को लिया, तो मतलब स्पेशली टू डू समथिंग टू सून, बहुत जल्दी उसने एक्शन लिया, स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट, तो उसे बोलेंगे जंप द गन। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट को जमा करने के लिए एक्साइटेड था, तो उसने बिना असाइनमेंट को अटैच किए मेल भेज दिया, तो उसे बोल रहे हैं जंप द गन, मतलब बिना सोचे समझे क्विकली किसी काम को कर देना, बिना उसके कॉन्सिक्वेंसेज को सोचे हुए, मतलब चीज़ों को केयरफुली ना सोचते हुए काम करना, तो उसे बोलेंगे टू डू समथिंग टू सून स्पेशली विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट। और हमारे पास वर्ड है शुक अ लेग, एक है टेस्ट द वाटर, एक है एज स्विफ्ट एन ईगल। तो टेस्ट द वाटर का मतलब होता है कि लोगों को जज करना पहले से बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन, मतलब फर्दर एक्शन लेने से पहले दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की ओपिनियन को जज करना, तो उसे बोला जा रहा है टेस्ट द वाटर, मतलब पानी टेस्ट कर रहे हो, यानी लोगों को जज कर रहे हो फर्दर एक्शन लेने से पहले। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है शेक अ लेग। शेक अ लेग का मतलब होता है, मतलब आपके जो लेग हैं वो शेक कर गए, मतलब तुरंत चल रहे हैं। टू प्रोसीड और मूव क्विकली, टू प्रोसीड और मूव क्विकली। अगला हमारे पास वर्ड है एज स्विफ्ट एज एन ईगल। एज स्विफ्ट एज एन ईगल का मतलब होता है दिस फ्रेज डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट वेरी फास्ट एफिशिएंट। कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग जो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा इफिशियंट है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे बोलेंगे एज स्विफ्ट एज ईगल, मतलब ईगल की तरह बहुत ज़्यादा स्विफ्ट है, बहुत ज़्यादा तेज है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुशल है, कम्पिटेंट है, एफिशिएंट है, तो उसे बोलेंगे एज स्विफ्ट एज एन ईगल। तो इस तरीके से हमने जंप द गन बता दिया, सुक यानी से का लेग बता दिया, टेस्ट द वाटर बता दिया, एज स्विफ्ट एज एन ईगल बता दिया, कि मतलब किसी काम को बहुत तेज़ी से। तो आइए अब नेक्स्ट इडियम देखते हैं। ये है, पूछा गया है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है जैसे आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, जैसे आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही बॉल आएगी आपको उसके हिसाब से एक्शन लेना होगा कि क्या एक्शन है। आप कोई प्लान नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। इफ़ यू आर ऑन द बॉल, इसका मतलब यू आर बी क्विक टू अंडरस्टैंड और रिएक्ट टू थिंग्स, मतलब आपको बहुत ज़्यादा
क्विक होना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए और अपना रिएक्शन देने के लिए उस बॉल के अगेंस्ट। तो उसे बोला जा रहा है डूइंग ए जॉब इन ए क्विक और कम्पिटेंट मैनर। कम्पिटेंट का मतलब कोई भी पर्सन जिसके अंदर एबिलिटी है, स्किल है, उसे बोलेंगे कम्पिटेंट। मतलब हैविंग द एबिलिटी और स्किल नीडेड फॉर समथिंग, तो उसे बोलेंगे कम्पिटेंट। एक्सरसाइजिंग समझ में आ गया आपको। प्लेइंग विद द बॉल, डूइंग ए जॉब इन ए स्लो और इनकरेक्ट मैनर। तो डूइंग ए जॉब दो ऑप्शन है, तो इन्हीं में से एक होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑन द बॉल का मतलब होता है कि आप बॉल पकड़ने की स्थिति में हैं, मतलब आप विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही बॉल आएगी आपको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा, तो उसे बोल रहे हैं ऑन द बॉल। नेक्स्ट है स्टिर अप हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट का नेस्ट का मतलब हो गया कि जो मधुमक्खी या बर्रैया का जो छत्ता होता है, अगर आपको स्टिर कर रहे हो, उसे छेड़ रहे हो, तो इसका मतलब आप परेशानी को प्रवोक कर रहे हो, मतलब ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। टू डू समथिंग विच कॉजेज ए लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी और प्रोड्यूस ए सिचुएशन विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डील विद, तो उसे बोलेंगे प्रवोक अ ट्रबल, प्रवोक अ सिचुएशन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक मतलब होता है कि आपने या आपके किसी साथी ने अगर कोई गलत काम किया है, तो फिर क्या हो रहा है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, गली में बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी से गलती से जो मतलब स्ट्राइक पे है जो बच्चा, अगर उससे किसी कारणवश किसी गलती से किसी घर का शीशा टूट जाता है, तो उसका मालिक निकल के आता है और वो क्या करता है, म्यूजिक सुनाने लगता है, मतलब डांटने लगता है। तो इसको क्या बोलेंगे, टू फेस द म्यूजिक का मतलब बी कन्फ्रंटेड विद द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शंस, तो उसे बोला जाएगा टू फेस द म्यूजिक। कॉम्पिटिशन की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए, एग्जाम में कई बार स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है अगर बारिश बहुत मूसलाधार हो, बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो, तो उसे बोला जाएगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। नेक्स्ट पूछा गया है टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब कोई भी जो बुल है उसको हॉर्न्स से टैकल करना, मतलब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको फेस कर रहे हो। टू डील विद ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, तो उसे बोला जा रहा है टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब डील डिसिसिवली विद अ डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन। मतलब जो बुल है उसके तो हॉर्न ही इतने हैवी होते हैं कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डायरेक्टली डील कर रहे हो विद कॉन्फिडेंट, तो उसे बोला जा रहा है टू डील विद ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन ए वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे। वियरिंग ए स्कल कैप टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन। डिसीजन की स्पेलिंग देख लीजिए, थिंकिंग इट टू बी डेयरिंग। टू डिकैपिटेट ए बुल ऑफ बुल फॉर बी। डिकैपिटेट का मतलब होता है मतलब सर को अलग कर देना, मतलब बलि चढ़ाना। टू कट ऑफ ए पर्सनस हेड, सिर को धड़ से अलग कर देना, उसे बोला जाएगा डिकैपिटेट। अगला हमारे पास बोला गया है वर्ड द पीजेंट्स वर्क द होल डे इन द फील्ड्स एंड स्टॉप्ड वर्किंग इन द इवनिंग एंड वेंट टू देयर होम्स। इसका मतलब होता है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू डिसाइड टू स्टॉप समथिंग। जैसे कॉल इट अ डे को आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमने पूरे दिन काम किया और शाम को हम हिसाब लगा रहे हैं कि पूरे दिन में हमने क्या क्या किया है, तो मतलब हम हिसाब तब लगाएंगे जब हम काम करना बंद करेंगे। टू कॉल इट अ डे, पूरे दिन को समराइज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो कि पूरे दिन में किसने कितना कितना काम किया है, तो उसे बोल रहे हैं टू कॉल इट अ डे, मतलब टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग। अगला हमारे पास वर्ड है पुट आइस ऑन इट, गिव इट ए व्रिल और रेन अराउंड अ सर्किल। तो देखिए पुट आइस ऑन समथिंग, किसी भी चीज़ पे आइस रख दी है, इसका मतलब आपने उस चीज़ को क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। टू पोस्टपोन समथिंग, प्रोकास्टिनेट। अगला हमारे पास जो वर्ड है गिव इट ए व्रिल का मतलब होता है, आपने वर्लपूल की मशीन सुनी होगी, मतलब आप किसी भी चीज़ को ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसे बोला जाएगा गिव इट ए व्रिल। गिव इट ए व्रिल का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू डू समथिंग ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसे बोला जाएगा गिव इट ए व्रिल। अगर बोला जाएगा रन अराउंड या गो अराउंड इन द सर्किल, इसका मतलब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली कर रहे हो विदाउट अचीविंग एनी सक्सेस। टू कीप डूइंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग विदाउट अचीविंग एनीथिंग, मतलब आप किसी भी काम को या किसी भी चीज़ के बारे में बार बार बात कर रहे हो विदाउट अचीविंग एनीथिंग, तो उसे बोला जा रहा है गोइंग अराउंड इन सर्किल्स। अगला हमारे पास वर्ड है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली एंड ऑलमोस्ट नेवर, मतलब वेरी रेयरली और ऑलमोस्ट नेवर, तो वेरी रेयर इसका आंसर होगा।
अंडर द क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशियन, मतलब बादल के भीतर क्या छिपा है, आप इसमें संदेह कर रहे हो तो उसे बोलेंगे अंडर द क्लाउड, मतलब अंडर सस्पिशियन, नॉट टू बी ट्रस्टेड और पॉपुलर बिकॉज पीपल थिंक यू हैव डन थिंग्स बैड, मतलब आपने बहुत गलत काम किए हैं इसलिए लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप सस्पिशियन के दायरे में हैं। जैसे सपोज केजरीवाल जी अगर बाहर आ जाते हैं, ठीक है, फिर भी लोग उन पर सस्पेक्ट करेंगे, सस्पिशियन मतलब वो एक, उन पे लोग ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों को, इस मतलब उनको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा लोगों का, तो उसे बोल रहे हैं बी अंडर ए क्लाउड, मतलब नॉट टू बी ट्रस्टेड और पॉपुलर बिकॉज पीपल थिंक यू हैव डन समथिंग बैड। द ड्राइवर वाज अंडर सस्पिशियन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड इन हिज कार, पुलिस ने उसकी कार पे ब्लड पाया जिसकी वजह से पुलिस वाले सोच रहे हैं कि वो ड्राइवर सस्पिशियस है, मतलब शक के दायरे में आ गया है। ड्राइवर वाज अंडर सस्पिशियन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार। ठीक है, क्लासमेट की स्पेलिंग देखिए, टुगेदर की स्पेलिंग देखिए, रेड फोर्ट लुक्स ब्यूटीफुल एमिडिस्ट क्लाउडी वेदर एंड कोल्ड एटमॉस्फेयर की स्पेलिंग देखिए, इट बाय द बेस्ट प्लेस टू सिट अंडर द स्काई विद हैंड्स फुल ऑफ फूड। ठीक है, ए परफेक्ट स्टॉर्म, ए परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब एक वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन को बोल रहे हैं, मतलब एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन इन विच मैनी बैड थिंग्स हैपन एट अ सेम टाइम और सिचुएशन और सर्कमस्टेंस है, मतलब एक ऐसी बैड सिचुएशन, एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन जहाँ पे बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई हैं, बैड थिंग्स हैपन हुई हैं एट द सेम टाइम, मतलब ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंस जो बहुत ज़्यादा बैड हों, वर्स्ट पॉसिबल हों, उसे बोलेंगे परफेक्ट स्टॉर्म। ए प्रेटी गुड जजमेंट, हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा, ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग जरूर देखिए, कई बार एसएससी ने स्पेलिंग मिस्टेक में पूछी है। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल और राइट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, तो उसे बोल रहे हैं एप्रोप्रिएट। नेक्स्ट देखते हैं बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमी, मतलब दुश्मनी वाली फीलिंग, ए फीलिंग ऑफ इल विल, एंगर और हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, तो इसके लिए जो बेस्ट आंसर है वो है द गैंगस्टर हैड ए बिटर रिलेशन with local activists, so he wanted him to stay out of his business. Stay out of his business का मतलब होता है not to involve in something that you have no connection with, मतलब अपने काम से काम रखिए, अपने माइंड और बिजनेस, अपने बिजनेस पर काम कीजिए, मेरे काम से मतलब न रखिए, तो उसे बोल रहे हैं स्टे आउट ऑफ माई बिजनेस, मतलब नॉट टू बी इन्वॉल्व इन माई बिजनेस दैट यू हैव नो कनेक्शन विद दिस। So the gangster had some bitter relation with a local activist, so he warned him to stay out of his business. The doctor dropped the bad news to Rabi as he was suffering from a serious disease. She was so scared of cockroach की spelling देख लीजिए, that she fainted when she saw them crawling near her foot. Sushant always gets in trouble for telling lies, but he never learns anything. नेक्स्ट पूछा गया है योर कैरियर इज नाउ कम्प्लीटली ऑब्सोलीट, कम्प्लीटली ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि अब उसमें फर्दर किसी भी तरीके की कोई भी इम्प्रूवमेंट होने की जगह नहीं बची है, मतलब वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, तो उसे बोल रहे हैं कम्प्लीटली ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब तो होता है जो आउटडेटेड हो जाए, अगर वो कम्प्लीटली है इसका मतलब अब उसको यूज करना कोई नहीं चाहता, वो कम्प्लीटली ऑब्सोलीट हो चुका है, डेड हो चुका है, तो उसे बोलेंगे ए डेड एज अ डोरनेल। डोरनेल का मतलब जैसे आपने देखा हो कि जो किवाड़ होते हैं या गेट होते हैं, डोर होते हैं, उन पे हिंजेज करके जिसके चारों ओर गेट घूमता है, तो वो जो कील हैं वो क्या हो जाती हैं, अब वो यूज की नहीं होती, किसी भी काम की नहीं होती, बस वो एक बार अगर उनमें ठुक के लगा दी गई हैं तो वो किसी भी काम की नहीं है, वो मतलब डेड हो चुकी हैं, तो उसी को बोला जा रहा है एज डेड एज डोर नेल। डोर नेल मतलब वो कील हैं जो गेट में लगी हुई हैं, हिंजेज। तो कंप्लीटली ऑब्सोलीट का मतलब नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड, उससे बेटर वर्जन मार्केट में आ चुका है। तो योर कैरियर की स्पेलिंग जरूर देखिए, योर कैरियर इज नाउ कंप्लीटली ऑब्सोलीट का मतलब योर कैरियर इज नाउ एज डेड एज अ डोर नेल। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। हैंग बाई ए थ्रेड का मतलब क्या है, मूविंग लाइक ए बॉम्ब। इस मूविंग लाइक ए बॉम्ब का मतलब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या है, मूविंग लाइक अ बॉम्ब, कमेंट करिए जरूर। डेड इवन का मतलब क्या है, ये मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। हैंग बाई थ्रेड का मतलब होता है एक थ्रेड है, अगर एक पतला सा धागा है उसके
सहारे आपको टांग दिया जाए तो मतलब क्या है, आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में वेरी क्लोज टू डेथ हैं। मतलब मैं आपको बोलूं, नीचे आग जल रही है और किसी को भी एक धागे से टांग दिया गया तो धागा उसका वजन झेल नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली वो क्या जाएगा, डेथ के मुंह में चला जाएगा। मतलब वेरी क्लोज टू डेथ होगा तो उसे बोलेंगे हैंग बाय अ थ्रेड। मतलब टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन स्टेट, टू बी वेरी क्लोज टू डेथ और फेलियर। डेड इवन का मतलब क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। डेड इवन, इफ पीपल आर कंपीटिंग, डेड इवन का मतलब दे आर एट एग्जैक्टली सेम स्टेज और मूविंग एट एग्जैक्टली सेम स्पीड। मतलब दो पर्सन जो इवन पोजीशन पे हैं, एक ही सेम पोजीशन पे हैं, सेम स्टेज पे हैं, सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसे बोल रहे हैं डेड इवन। नेक्स्ट बोला गया है माई बिजनेस पार्टनर्स थॉट दैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट देयर चीटिंग बट दे विल soon realize that I am more powerful than what they expected। मतलब कोई भी पर्सन जिसको हमने कम पावरफुल समझा है बट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उसे बोल रहे हैं, हमारे पास एक इडियम है कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर का मतलब टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। जैसे औरंगजेब ने शिवाजी को बाद में रियलाइज हुआ औरंगजेब को कि उसने एक मोस्ट पावरफुल पर्सन को अपने जेल में कैद कर रखा है, तो उसे बोल रहे हैं कैच अ टार्टर। मतलब टू डील विद समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। क्लियर है? तो इसके लिए जो करेक्ट वर्ड होगा दे कैच अ टार्टर। अब हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं। डेमसेल एंड डिस्ट्रेस। डेमसेल एक यंग वुमेन को बोलते हैं। अगर एक डेमसेल स्ट्रेस में है, इसका मतलब एक यंग वुमेन जो परेशानी में है, तो उसे बोला जाएगा ए यंग वुमेन इन ट्रबल। कट ए क्लॉथ का मतलब हम देखेंगे कास्टिंग पल्स बिफोर ए स्वाइन। स्वाइन मतलब सूगर हो गया। अगर सूगर के आके आप मोती रख दोगे तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। या ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू पीपल हु डू नॉट अप्रिशिएट देम। तो उसके आगे आपने, क्योंकि उसको तो सारी चीज़ें खानी है, तो उसके लिए वैल्यूएबल चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। ऑफर वैल्यूएबल थिंग्स टू द पीपल हु डू नॉट अप्रिशिएट देम, मतलब हो गया कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। अब अगला है कट वंस क्लॉथ। कट वंस क्लॉथ का मतलब होता है उतनी ही चादर पसारो, मतलब जो उतने ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर है। इसका मतलब टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद वंस लिमिटेशंस और वंस ऑफन फाइनेंशियल। आपकी जितनी जेब में पैसे हैं उसी हिसाब से खर्च करिए, उसी हिसाब से अपने शौक करिए, तो उसे बोला जा रहा है कट वंस क्लॉथ। मतलब टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद वंस लिमिटेशंस ऑफन फाइनेंशियल। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू सेव मनी और टाइम व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट, एक्शन और डिटेल सो दैट रिजल्ट इज नॉट गुड एज इट कुड बी। मतलब कट कॉर्नर्स का मतलब होता है आपने कॉर्नर्स कट कर दिए, इसका मतलब आपने उसके कुछ पार्ट्स हैं या कुछ जो उसकी डिटेल्स हैं उनको इंक्लूड ना करके या अपने पैसे को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं जितनी हमें आपसे उम्मीद थी। तो उसे बोला जा रहा है टू सेव मनी और टाइम व्हेन डूइंग समथिंग बाय नॉट इंक्लूडिंग सम पार्ट, एक्शन और डिटेल्स सो दैट रिजल्ट इज नॉट एज गुड एज इट कुड बी। तो होगा ही कट कॉर्नर्स ऑन हिज होमवर्क एंड गॉट अ बैड ग्रेड। अगला देख लेते हैं, इसमें जो ऑप्शंस हैं, आई ऑलवेज मेक श्योर टू कट कॉर्नर्स व्हेन आई एम driving to save time. I cut corners to finish my project on time and my boss praised me for my hard work. The artist cut corners on the paintings and it ended up looking unfinished. तो कट कॉर्नर्स आपको समझ में आ गया। अगला है हिट द जैकपॉट। मतलब आपकी लॉटरी लग जाना, आपको अचानक से विंड फॉल हो जाना, मतलब आपको अचानक से बहुत सारा धन मिल जाना या बहुत सारी सक्सेस मिल जाना, तो उसे बोलेंगे हिट द जैकपॉट। गेनिंग अ बिग सक्सेस, या फिर बोला जाएगा टू विन ए लॉट ऑफ मनी और हैव अ बिग सक्सेस। अब देखिए हार्म द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए। फाउंड ए पीस ऑफ गोल्ड, रिसीविंग ए रिवॉर्ड। ठीक है, अगला हमारे पास बोला गया है महेश हैज लर्नड नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली। अगर कोई भी पर्सन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा है, उसने ये चीज़ नहीं सीखी है, महेश हैज लर्नड नॉट टू टेक द थिंग्स सीरियसली, तो इसका मतलब क्या है कि टेक समथिंग विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक समथिंग विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड बिकॉज यू थिंक इट इज अनलाइकली टू बी ट्रू। मतलब आप सामने वाले जो कोई भी चीज़ बता रहा है उसको आप एज अ डाउटफुल तरीके से कंसीडर कर रहे हो कि वो सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसका मतलब आप पूरी तरह बिलीव नहीं कर रहे हो, उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब नॉट
to not completely believe something that you are told because you think it is unlikely to be true। मतलब सामने वाला आपको कोई चीज़ बता रहा है, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको डाउट है कि ये असत्य हो सकता है ये जो बता रहा है। तो नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली का मतलब हो गया टेक थिंग्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। अब हमारे पास और सारे वर्ड हैं, पुल समवन स्लैप दूसरे की टांग खींचना, या फिर दैट इज द लास्ट स्ट्रॉ, योर गैस इज एज गुड एज माइन। सबके मतलब देख लेते हैं हम एक एक करके। पुल समवन स्लैक का मतलब होता है टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू एज ए जॉक, और टू ट्रिक और लाई टू समवन इन ए प्लेफुल वे। मतलब सामने वाले को धोखा देना, ट्रिक करना, इस तरीके से प्लेफुल वे में मजाक करते हुए किसी भी जो चीज़ सही नहीं है उसको सामने वाले को विश्वास दिला देना किसी गलत चीज़ के लिए, तो उसे बोला जाएगा पुल समवन स्लैग। टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू एज अ जोक, मतलब जोक करते हुए किसी को एक ऐसी चीज़ के लिए विश्वास दिला देना जो ट्रू नहीं है। क्लियर। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब होता है लास्ट इन द सीरीज ऑफ बैड थिंग्स दैट हैपन टू मेक समवन वेरी अपसेट और एंग्री। मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी गलत, बैड थिंग्स हो रही थी, उस सीरीज में जो सबसे लास्ट है उसे बोल रहे हैं लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट इन द सीरीज ऑफ बैड थिंग्स दैट हैपन टू मेक समवन वेरी अपसेट और एंग्री। जिस बहुत सारी बैड थिंग्स हुई जिसने लोगों को अपसेट और एंग्री कर दिया, उस सीरीज में जो लास्ट इवेंट है उसे बोल रहे हैं लास्ट स्ट्रॉ। नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है समवन्स गैस इज एज गुड एज माइन। मतलब दूसरे ने जो गैस किया है वो उतना ही अच्छा है जितना मैंने किया है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एम्फेसाइज कर रहे हो कि सामने वाला भी आंसर नहीं जानता है, वो भी गैस कर रहा है। यूज फॉर एम्फेसाइजिंग व्हेन वन डज नॉट नो द आंसर टू ए क्वेश्चन। मतलब मैं आपसे बोलूं कि आपने सही गैस किया है जैसा मैंने किया था, इसका मतलब आप सामने वाले को एम्फेसाइज करा रहे हो कि आपको भी सही उत्तर नहीं पता है, तभी तो आप गैस कर रहे हो और अपने गैस को उसके गैस से कंपेयर कर रहे हो। यूज फॉर एम्फेसाइज व्हेन वन डज नॉट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय मिस्ड हिज फ्लाइट बट गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टेंसेज एज द फ्लाइट क्रैश्ड इन द सी। तो विनय ने अपनी फ़्लाइट मिस कर दी। शुरू में तो उसे लगा कि उसका लक सही नहीं है, बाद में उसको लगा कि यार ये बैड सर्कमस्टेंसेज में उसका एक गुड लक था कि उसने फ़्लाइट मिस कर दी, क्योंकि वो फ़्लाइट बाद में क्या हो गई, क्रैश हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली ए गुड रिजल्ट। जो फर्स्ट लुक में आपको लगेगा कि ये मिसफॉर्च्यून है, आपका लक साथ नहीं दे रहा, बाद में आपको पता चलेगा कि ये तो अच्छा हुआ मेरे साथ कि ये चीज़ नहीं होगी, नहीं तो बहुत बुरा होता। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब एन अपेरेंट मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज अ गुड रिजल्ट। अगला हमारे पास जो वर्ड है, एक इडियम है टिंकर्स क्रस। टिंकर्स क्रस का मतलब होता है नॉट टू बी इंटरेस्टेड और वरीड अबाउट समथिंग और समवन। कि कोई भी पर्सन जो किसी भी चीज़ को लेके चिंतित नहीं है, उसके अंदर किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे बोला जाएगा इट वाज अ टिंकर्स क्रस। क्लियर है। अगला वर्ड है हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आइज बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। तो स्पीक हिज आइज नहीं होता, स्पीक हिज माइंड होता है या स्पीक योर माइंड होता है। मतलब टू से एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक विदाउट वरिंग इफ इट विल अपसेट। मतलब जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बोल रहे हो डायरेक्टली, तो उसे बोला जा रहा है स्पीक योर माइंड। हैरी ऑलवेज स्पीक हिज माइंड बट ही इज नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पीक हिज माइंड। मतलब टू से एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, जैसा आप सोचते हो उसी को बोल देते हो बिना चिंता किए कि सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा, बट आप ऐसा कर रहे हो तो उसे बोला जा रहा है स्पीक हिज माइंड। टंग की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। अगला हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पास द बक। पास द बक मैंने अभी आपसे इसी वीडियो में आपसे शुरू में पूछा था कि जब बहुत सारे लोगों की गलती होती है तो फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ रहे होते हैं कि मैंने नहीं किया, उसने किया, उसने किया। तो उसके लिए जो ईडियम था वो क्या था, पास द बक। पास द बक का मतलब ब्लेमिंग अनदर पर्सन। मतलब इफ़ यू पास द बक यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग एंड से दैट समवन एल्स इज रेस्पॉन्सिबल, तो उसे बोला जाएगा पास द बक। ट्राइंग टू काम डाउन, सेइंग समथिंग अनप्लीजेंट, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट पूछा गया है सैली हैज बीन कंटम्पलेटिंग। एक जो इटैलिक वर्ड है उसके लिए हमें इडियम बताना है। तो कंटम्पलेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज नॉट डिसाइडेड
टू क्विट द जॉब। तो कंटम्पलेट का मतलब होता है च्यू द कर्ड। च्यू द कर्ड का मतलब टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली अबाउट समथिंग, तो उसे बोला जाएगा च्यू द कट। च्यू द कट का मतलब होता है मतलब आप धीरे धीरे और केयरफुली किसी चीज़ को लेके सोच रहे हो, कंटम्पलेट कर रहे हो, विचार कर रहे हो, तो उसे बोला जाएगा च्यू द कट। सैली हैज़ बीन कंटम्पलेटिंग फॉर अ फ्यू डेज बट स्टिल हैज़ नॉट डिसाइडेड टू क्विट द जॉब। अगला हमारे पास जो वर्ड है वो है कूल वंस हील। मतलब दूसरों की जो हील हैं उनमें दर्द हो रहा है तो उन्हें बोला जा रहा है कि आप अपने जो हील्स हैं उनको ठंडा कर लो। मतलब जो हील्स हैं उनको आराम दे दो थोड़ा सा, मतलब क्या करो, वेट करो, टू कीप वेटिंग। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू सफ़र अ डिफीट, मतलब दूसरों को हराना। गेट इनटू द हॉट वाटर्स मतलब गेट इनटू ट्रबल। देख लेते हैं। कंटम्पलेट का मतलब आपको समझ गया, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी विषय या संभावना पर सावधानी से विचार करना, चिंतन करना, तो उसे बोला जाएगा कंटम्पलेट। बाइट द डस्ट का मतलब होता है टू सफ़र अ डिफीट, मतलब धूल चटाना। मतलब अगर दो प्रतिद्वंदियों के बीच में अगर कोई युद्ध हुआ है और सामने वाले ने उसको धूल चटा दी, इसका मतलब क्या हो गया, उसको उसका फेस डाउन कर दिया है, उसे डिफीट सफ़र करनी पड़ रही है, टू सफ़र अ डिफीट। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड था टू गेट इन टू द हॉट वाटर, इसका मतलब टू गेट इन टू द डेंजर, टू गेट इन टू द ट्रबल, टू गेट इन टू द डिफिकल्टी, तो उसे बोला जाएगा टू गेट इन टू द हॉट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एज सून एज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की स्पेलिंग देखिए, एज सून एज प्रिंसिपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप मुझे कमेंट करके बताइए। PRINCIPLE। PLE का मतलब बताइए। एज सून एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शन इन द स्कूल ही पुट एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। इन परफेक्ट ऑर्डर का मतलब होता है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब परफेक्ट ऑर्डर, नीटीनेस, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से उसने इंस्पेक्शन टीम के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए, तो उसे बोला जा रहा है एप्पल पाई ऑर्डर। हमारे पास वर्ड है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब लड़ाई की जड़, दुश्मनी की जड़, उसे बोला जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल वन साई। एप्पल वन साई का मतलब होता है ए पर्सन और थिंग दैट समवन यू लिव, मतलब आंखों का तारा, राज दुलारा, तो उसे बोलेंगे एप्पल साई। एप्पल ऑफ हिज आई। पर्सन और थिंग दैट समवन लव्स वेरी मच, तो उसे बोलेंगे एप्पल्स हिज डॉटर इज द एप्पल्स ऑफ हिज आई। एली एप्पल। एली एप्पल का मतलब होता है कि जो हॉर्स के जो खाद होती है उसको बोलते हैं एली एप्पल। ए पीस ऑफ हॉर्स मैन्योर। हॉर्स मैन्योर, एली एप्पल। एली का मतलब होता है ए नैरो पैसेज बिटवीन बिल्डिंग, मतलब जो गली या गलियारे होते हैं बिल्डिंग्स के बीच में, जो नैरो पैसेज होते हैं उसे बोलते हैं एली। और एली एप्पल का मतलब होता है ए पीस ऑफ हाउस वो हॉर्स मैन्योर। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट ईडियम की। यू मस्ट नॉट पार्टिसिपेट इन द मैराथन। मैराथन की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। दिस ईयर विदाउट एनी ट्रेनिंग इट इज एन अनरियल होप ऑन योर पार्ट। तो अनरियल होप ऑन योर पार्ट का मतलब होता है ए पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक होप या प्लानिंग है दैट यू हैव, जो आपने प्लानिंग कर लिया बट आपको भी पता है कि ये हकीकत में नहीं होना है। ए होप और प्लान दैट यू हैव विच यू विल नो नेवर रियली हैपन, तो उसे बोलेंगे ए पाइप ड्रीम। तो इसी को बोल रहे हैं इट इज़ एन अनरियल होप ऑन योर पार्ट, तो उसे बोलेंगे ए पाइप ड्रीम। अब हमारे पास है लूज वंस टेम्पर। लूज वंस टेम्पर का मतलब होता है अपना टेम्परामेंट खो देना, तो उसे बोलेंगे गुस्सा करना, टू गेट एंग्री। विल ओ द विस्क का मतलब कैरी कोल्ड टू द न्यू कास्टल, ये दोनों देख लेते हैं। विल ओ द विस्क का मतलब होता है समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, तो उसे बोला जाएगा विल ओ द इम्पॉसिबल। विल ओ द विस्क मतलब समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव। और एक ऐसा पर्सन जिसने अनरियल होप कर ली है उसके लिए जो वर्ड है वो है पाइप ड्रीम। अगला वर्ड है हमारा कैरी या टेक कोल्स टू द न्यू कास्टल, मतलब टू सप्लाई समथिंग। अब एक बात मुझे बताइए, न्यू कास्टल्स मतलब राजमहल में कोयलों की क्या ज़रूरत है जहाँ ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ऐसी जगह सप्लाई कर रहे हैं जहाँ ऑलरेडी वो चीज़ें सरप्लस में हैं, तो उसी बोलेंगे टू कैरी कोल्स टू द न्यू कास्टल, मतलब टू सप्लाई समथिंग टू ए प्लेस और ए पर्सन दैट ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो उसे बोलेंगे कैरी कास्टल्स टू द वो कैरी कोल्स टू द न्यू कास्टल। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल के दो लिंक हैं, एक पहला लिंक है PYQ गाइड ऑफिशियल के नाम से जो डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको जितने भी SSC
कि जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके जो बुकेब के क्वेश्चंस हैं वो वीडियो आने से पहले क्विज फॉर्मेट में आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। पहला तो ये है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुकेब का क्विज मिलता है स्टार्ट और एंड के बटन के फीचर के साथ, और हैशटैग के बहुत सारे फीचर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेज और स्पेलिंग और होमोनिम्स, इसके साथ आपको बुकेब का क्विज मिलता है। पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल का लिंक है जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिलता है, और साथ ही साथ कभी कभी आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो 100% आपके एग्जाम में आने हैं वो आपको करंट अफेयर बताए जाते हैं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ हमारा एक दूसरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का जिसका नाम है एसएससी गेम चेंजर बाय पीवाईक्यू गाइड। एसएससी गेम चेंजर सच में आपका गेम चेंज करके रख देगा, जिसमें आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और साइंटिफिक असिस्टेंट, जेई का एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सभी एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस या फिर जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं उनको आपको जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं तो उनको क्विज फॉर्मेट में आपको 99 रुपये में दिया जा रहा है। 1 साल की मेंबरशिप के साथ जून 2025 तक आपके पास वैलिड है। 99 रुपये आपको पे करने होंगे, वो नंबर मैं आपको बता देता हूँ 8595 331016। इस नंबर पे आप 99 रुपये का पेमेंट करिए। इससे आपको एसएससी गेम चेंजर से जोड़ दिया जाएगा। एसएससी गेम चेंजर सच में बहुत ही हेल्पफुल होगा, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्विज मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में शिफ्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी तरीके से आप कर सकते हैं। आपको केवल पिंड मैसेज में जाना है और शिफ्ट पे क्लिक करना है, और अगर आपसे ये भी नहीं होता है तो आप सर्च विंडो में हैशटैग, बहुत सारे हैशटैग डालिए जो मैं आपको बता देता हूँ। हैशटैग ज्योग्राफी है, हैशटैग पॉलिटी है, हैशटैग मेडिवल हिस्ट्री है, हैशटैग एंशिएंट हिस्ट्री है, हैशटैग मॉडर्न इंडिया है, हैशटैग गांधी है, हैशटैग डांस है, हैशटैग म्यूजिक है, हैशटैग पॉलिटी है, हैशटैग आर्टिकल है। इस तरीके से हैशटैग बायोलॉजी, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग केमिस्ट्री आप इस तरीके से डालेंगे तो आपको इस तरीके के सभी क्वेश्चंस जो अभी तक उसमें अपलोड हो चुके हैं, इसमें हमारा टारगेट है कि आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। इसमें आपको एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस, एसएससी सीपीओ के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, ये सभी क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, आप लीजर टाइम में अपना यूज कर सकते हैं। जो गलतियां हैं उनको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली उसी में से रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर के मटेरियल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल लूसेंट को पढ़िए और हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी गेम चेंजर को ज्वाइन करके क्विज अटेम्प्ट कीजिए और अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए। हैशटैग स्पोर्ट्स भी डाल सकते हैं, हैशटैग सीए डाल सकते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। क्लियर? तो आप ज्वाइन करिए एसएससी गेम चेंजर को, और हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ पे फ्री बुक ऐप का क्विज मिलता है उसका नाम पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल चैनल है, उसको भी ज्वाइन करिए। दोनों ही बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इसमें पूछा गया है एट क्रॉस पर्पजेज। एट क्रॉस पर्पजेज का मतलब होता है, मतलब दो लोग जो डिफरेंट उनके इंटरेस्ट हैं, डिफरेंट ओपिनियन है, तो उसे बोला जा रहा है इफ़ टू पीपल आर एट क्रॉस पर्पजेज, मतलब दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स विदाउट रियलाइजिंग इट। मतलब वो दोनों लोग डिफरेंट थिंग्स के बारे में टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से डिसएग्री हैं दूसरे के आइडिया से, तो उसे बोला जाएगा एट क्रॉस पर्पजेज, मतलब डिसएग्रीइंग विद ईच अदर्स आइडियाज। अगला देखिए फाइनलाइजिंग आइडियाज एंड प्लान्स, डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज गिवन, ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर्स आइडिया। अगला हमारे पास वर्ड है आई जस्ट वेंट टू बाली ऑन ए बैकपैकिंग ट्रिप एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर विदाउट एनी इटनरी। बाय द ईयर का मतलब होता है यू डिसाइड व्हाट यू से और डू इन ए सिचुएशन बाय रेस्पॉन्डिंग टू द इवेंट्स रेदर देन बाय फॉलोइंग ए प्लान विच यू हैव डिसाइडेड इन एडवांस। मतलब वहीं सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले से कोई प्लान मत करना एडवांस में, तो उसे बोला जाएगा कि प्ले इट बाय ईयर। तो यही है आई जस्ट वेंट टू बाली ऑन ए बैक पैकिंग ट्रिप एंड डिड एवरीथिंग बाय द ईयर विदाउट एनी इटनरी, कि कहाँ कहाँ घूमना है, कोई इटनरी कोई प्लान नहीं बनाया है, तो उसे बोला जाएगा बाय द ईयर। इसके लिए जो बेस्ट ईडियम है उसे बोलते हैं मतलब मीनिंग है वो है बाय इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है कि एक्ट करना किसी सिचुएशन के साथ उस तरीके से जैसा वहाँ पे अवेलेबल है। एक्ट और मेकिंग और डूइंग समथिंग विद वट एवर इज अवेलेबल एट अ टाइम, जो समय पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, रिएक्ट करना, तो उसे बोला जाएगा बाय इम्प्रोवाइजेशन। मतलब कोई भी प्लानिंग मत करना किसी भी तरीके की, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, रेस्पॉन्ड करना,
तो उसे बोला जाएगा बाई इम्प्रोवाइजेशन बाई द ईयर। वाइल क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइजिंग मतलब निंदा करना है। स्प्रेड र्यूमर्स, र्यूमर्स का मतलब आप समझते हैं, न्यूज और इन्फॉर्मेशन दैट मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट बट दैट इज पॉसिबली नॉट ट्रू। मतलब कोई भी ऐसी बात जिसके बारे में लोग आपस में बात कर रहे हैं बट पॉसिबली वो ट्रू ना हो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है यू स्नूज यू लूज। सुबह मॉर्निंग में अगर कहीं पे कोई भी चीज़ फ्री मिल रही है और आपने कोई अलार्म लगाया हुआ है और आपने क्या कर दिया, अलार्म को स्नूज कर दिया, तो फिर क्या होगा, आप उस चीज़ को खो दोगे, क्योंकि कोई और बहुत से लोगों ने अलार्म लगाया उस चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि वो फ्री मिल रही थी। तो आप क्या करोगे, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे और कोई और उस अपॉर्चुनिटी को एडवांटेज ले लेगा। मतलब इफ़ यू डू नॉट पे अटेंशन और डू समथिंग क्विकली समवन एल्स विल डू इंस्टेड ऑफ यू। मतलब आप अटेंशन नहीं देंगे या फिर किसी भी चीज़ को क्विकली नहीं करेंगे, आलस दिखाएंगे, तो फिर कोई और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा। समवन एल्स विल डू इट इंस्टेड ऑफ यू। इफ़ यू आर नॉट ऑन अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस द अपॉर्चुनिटीज। तो उसे बोलेंगे क्या, यू स्नूज यू लूज। आप अलार्म स्नूज करते होंगे सुबह। इफ़ यू ओवर स्लीप यू आर लाइकली टू लूज अ जॉब। ओवर स्लीप का मतलब भी यही है कि आप अपने मतलब ज़्यादा देर तक सोना। टू स्लीप लॉन्गर देन यू शुड हैव डन, मतलब आप यूजुअली जितने घंटे सोते हो उससे ज़्यादा सोना, तो उसे बोलेंगे ओवर स्लीप। लेजीनेस इज नॉट गुड, यू मे लूज योर मनी इफ़ स्नूजिंग इज नॉट स्टॉप्ड। अगला है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब भी यही है, सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। अभी इससे पहले ही इसी वीडियो में पूछा गया है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब भी यही था। आउट ऑफ द ब्लू मतलब सडनली और अनएक्सपेक्टेडली। अगला बोला गया है आफ्टर फिनिशिंग द असाइनमेंट द एम्प्लॉयज़ मेक इट अ डे। देखिए जब असाइनमेंट फिनिश हो जाएगा तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे काम करना, ना कि मेक इट अ डे करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉल इट अ डे। मतलब टू डिसाइड टू स्टॉप समथिंग कॉल इट अ डे। देखिए ये भी क्वेश्चन अभी ही रिपीट हुआ है, सोचिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक बार भरोसा करके तो देखिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मेरी वीडियो जो मैं अपने चैनल पर वीडियो लेके आता हूँ उनके थ्रू आप करिए, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और आपका एग्जाम भी अच्छी रैंक से क्लियर होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि सीजीएल के जितने भी 5-6 सालों के पेपर हैं उनमें जितने ईडीएम, वन वर्ड, ईडीएम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम सब है, सभी की वीडियो आपको पेपर से पहले अवेलेबल करा दी है, जिससे कि आपका बुकेम में कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। अगला बोला गया है अनीता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट सी इज इनोसेंट। अनीता चीज़ों को बार बार रिपीट कर रही है, रिपीटिंग दैट सी इज इनोसेंट बट देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर का मतलब हर किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर का मतलब देयर इज ऑलवेज सम रीजन फॉर अ र्यूमर, यानी किसी भी चीज़ के लिए कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अनीता कीप्स ऑन रिपीटिंग दैट सी इज इनोसेंट कॉमा बट देयर इज अ क्या हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कि अनीता रिपीट क्यों कर रही है, जरूरी नहीं कि वो इनोसेंट है, इसलिए हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इसी को बोल रहे हैं देयर इज ए स्मोक विदाउट फायर, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अब हमारा बात है नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो पुलिंग, नो पुल अप द शॉक्स, नो रबिंग टू द शोल्डर्स। तो देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है देयर इज ए म्यूचुअल डिसलाइक बिटवीन, मतलब लव लॉस्ट प्यार खो चुका है उन दोनों के बीच में, तो उसे बोला जाएगा म्यूचुअल डिसलाइक है उन दोनों के बीच में। देयर इज ए म्यूचुअल डिसलाइक बिटवीन द पीपल मेंशन्ड, तो उसे बोला जाएगा देयर इज नो लव लॉस्ट। अगला हमारे पास वर्ड है पुल अप द सॉक्स। पुल अप द सॉक्स का मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए रेडी हैं, गेट अप हो रहे हैं, एनकरेज कर दिया गया है आपको, तो एनकरेज वन टू गेट अप एंड अचीव समथिंग, उसे बोलेंगे पुल अप द सॉक्स। मतलब आपने अपने सॉक्स ऊपर कर लिए हैं, आप जूते पहन के रेडी हो गए हैं, अपने आप को एनकरेज कर लिया है, तो एनकरेज वन टू गेट अप और अचीव समथिंग, तो उसे बोला जाएगा टू पुल अप द सॉक्स। अगला वर्ड है रफ शोल्डर्स। रफ शोल्डर्स का मतलब होता है कि दो लोग एक साथ कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं, कम इन कॉन्टैक्ट, एसोसिएट विद अनदर पर्सन, जिससे उनके कंधे जो हैं अब आपस में रब कर रहे हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, आप दो लोग आपस में एक साथ काम कर रहे हैं कि उनके कंधे रब कर रहे हैं, तो उसी को बोला जा रहा है एसोसिएट और कम इनटू कॉन्टैक्ट विद अनदर पर्सन, तो उसे बोलेंगे रफ शोल्डर्स। अगला वर्ड है इन ए सूप। इन ए सूप का मतलब भी वो होता है इन ट्रबल या डैमसेल इन स्ट्रेस, इन ट्रबल या इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन स्टॉर्म, तो उसे बोला जाएगा इन ट्रबल। एग्जिबिट का वर्ड है, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना।
एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट वर्ड हमसे पूछा गया है द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। आप किसी के बारे में जितना जानोगे उतना ही आप उसको क्या करोगे, डिसलाइक करोगे। मतलब क्या है कि आप किसी के बारे में जितना जानोगे, मतलब उसकी अगर बैड हैबिट्स और गुड हैबिट्स दोनों को जानोगे तो आप उसकी बैड हैबिट्स को जान के क्या उसको डिसलाइक करने लगोगे। तो बेहतर है कि आप उसको किसी पूरी तरह ना जानो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखो। तो इसी को बोल रहे हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट का मतलब भी यही है। यूज टू से दैट इफ़ यू नो समवन वेरी वेल यू स्टॉप रेस्पेक्टिंग देम बिकॉज यू हैव सीन ऑल ऑफ देयर बैड क्वालिटीज। मतलब आप उसकी बैड क्वालिटीज को देख चुके हो, इसकी वजह से क्या कर रहे हो, फेमिलियरिटी कंटेम्प्ट ब्रीड कर रही है, कंटेम्प्ट को पैदा कर रही है, घृणा पैदा कर रही है। आप जितना जान रहे हो उसको उतनी ज़्यादा क्या हो रहा है, फेमिलियरिटी कंटेम्प्ट ब्रीड कर रही है। तो बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम। ठीक है, अगला है सेव मनी फॉर रेनी डेज। सेव मनी फॉर रेनी डेज का मतलब टू सेव मनी फॉर अ टाइम व्हेन इट माइट बी नीडेड अनएक्सपेक्टेडली। मतलब अनएक्सपेक्टेडली कम मनी की ज़रूरत पड़ जाए उस समय के लिए इस धन को बचा कर रखना, तो उसे बोला जाएगा सेव फॉर अ रेनी डे। अगला वर्ड है जैसे अब रेनी डेज हैं तो टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। अब टमाटर महंगे हो गए हैं तो इसी समय के लिए आपकी इनकम तो वही है, अब इस समय के लिए आपने जो पैसे बचा के रखे हैं, अगर टमाटर खाने हैं तो आपको पैसे तो अपनी इनकम से खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर 100 200 रुपए किलो अगर टमाटर हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्या किया है, रेनी डेज के लिए मनी को बचा के रखा है, जब उसकी अनएक्सपेक्टेडली किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे बोल रहे हैं टू सेव मनी फॉर अ टाइम व्हेन इट माइट बी नीडेड अनएक्सपेक्टेडली। अगला वर्ड है द एलिफेंट इन द रूम और अगला है स्पिल द बीन्स। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉब्लम जो ओबियस है, सबको पता है, बट कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है। इफ़ यू सी देयर इज एलिफेंट इन द रूम यू मीन दैट देयर इज एन ओबियस प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन दैट पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, तो उसे बोलेंगे एलिफेंट इन द रूम। अगला वर्ड है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है जैसे आप बीन्स में कुछ चीज़ छिपा के ले जाने की कोशिश कर रहे हो और वो अचानक से बिखर जाती हैं, स्पिल मतलब बिखर जाती हैं, तो उसे बोला जाएगा कि जो सीक्रेट है वो रिवील हो गया। मतलब टू टेल अ पर्सन अबाउट समथिंग दैट शुड बी अ सीक्रेट, मतलब भेद खोल देना, रहस्य को प्रकट कर देना, तो उसे बोलेंगे स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू pour cold water on your theory but it cannot be applied to real life situation। तो pour cold water on it का मतलब होता है कि आपने सामने वाले को क्रिटिसाइज किया है। मतलब मैं जैसे आपको कोई बात बताने वाला हूँ और मेरा ही दोस्त सभी के सामने मुझे क्रिटिसाइज कर दे, मतलब मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो प्लान्स हैं उन पर क्या कर दे, कोल्ड वाटर को पोर कर दे कि इसमें ये लूप होल्स हैं, तो लोगों का एंथुसिज्म ख़त्म हो जाएगा। तो उसी को बोल रहे हैं इफ़ समवन पोर्स कोल्ड वाटर ऑन ए प्लान और आइडिया दे क्रिटिसाइज इट सो मच दैट पीपल लूज देयर एंथुसिज्म फॉर इट। लोगों का एंथुसिज्म खत्म हो जाएगा उस चीज़ को लेके, तो उसे बोला जा रहा है टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट्स समवन इज एक्साइटेड अबाउट। मतलब कोई किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बट वो क्या हुआ है कि उसके जो प्लान्स हैं वो उनके बहुत निंदा की गई है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं, तो उसी को बोला जा रहा है पोर कोल्ड वाटर ऑन योर थ्योरी। मतलब टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट। अब हमारे पास जो वर्ड है उन्हें देख लेते हैं। टू डिस्ट्रॉय समवंस रिटन पीस ऑफ वर्क, टू टेक रिवेंज ऑन समवंस डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ्स वर्क अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ बैड क्वालिटी। प्रीटेक्स्ट मतलब होता है आपका कोई बहाना, ए रीजन दैट यू गिव फॉर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट द रियल रीजन। मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए कोई नकली बहाना दे रहे हो जो रियल में नहीं है, तो उसे बोलेंगे प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट मतलब ए रीजन दैट यू गिव फॉर डूइंग समथिंग दैट इज नॉट द रियल रीजन। टू गिव गूज बम्स बाई शोइंग प्रोस्पेक्ट। गूज बम्स समझ गए, आपके रोंगटे खड़े हो जाना, उसे बोलते हैं गूज बम्स। नेक्स्ट बोला गया है रिया ऑलवेज कंसिडर्ड सिंसियरिटी, डिवोशन और डेडिकेशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गुड एम्प्लॉय। हाईएस्ट प्रायोरिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, सबसे पहले फोरमोस्ट, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हमारे पास वर्ड है फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है फेयर एंड स्क्वायर डील का मतलब ऑनेस्ट डील, मतलब विदाउट एनी डाउट। अब हमारे पास वर्ड है इवन एंड एनन एंड फ्री एंड इजी। फ्री एंड इजी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो तनाव मुक्त है, फ्री है एकदम, इजी है, तो उसे बोलेंगे रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल।
तो उसे बोलेंगे फ्री एंड एजी। इवन एंड एनन का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभी, ओकेजनली। ओकेजनली की स्पेलिंग जरूर याद कीजिए। तो देखिए, फेयर एंड स्क्वायर हो गया ऑनेस्ट, फ्री एंड इजी का मतलब हो गया कोई भी पर्सन जो रिलैक्स्ड है, इनफॉर्मल है। इवन एंड एनन का मतलब हो गया ओकेजनली, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है हार्ड नट टू क्रैक। देखिए, इसी वीडियो में सबसे पहले भी पूछा गया है, हार्ड नट टू क्रैक या टफ नट टू क्रैक मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। जैसे उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि पुलिस उस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, बट वो केस क्या है, दैट केस इज हार्ड नट टू क्रैक, मतलब ए प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, पर्सन ऑफ थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, अंडरस्टैंड और इन्फ्लुएंस, तो उसे बोला जाएगा हार्ड नट टू क्रैक। ए सिचुएशन दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, सिचुएशन की स्पेलिंग देखिए, टू बिड अ फेयरवेल। टू बिड अ फेयरवेल का मतलब होता है कि सामने वाले को फॉर्मली गुड बाय कहना, या तो फॉरएवर या लंबे समय के लिए, तो उसे बोला जाएगा टू बिड अ फेयरवेल, मतलब टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग ईदर फॉरएवर और फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टू बिड फेयरवेल का मतलब टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग ईदर फॉरएवर और फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगला हमसे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम बताना है। ही इज रिच एंड फेमस, expects everyone to fill in the blanks on him। डांस अटेंडेंस ऑन समवन का मतलब होता है कि किसी के इशारे पे नाचना, कोई जैसा चाहे वैसे करना, तो उसे बोला जाएगा, मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो चाह रहा है कि सामने, वो उम्मीद कर रहा है कि अगर कोई पर्सन है या दूसरे लोग हैं वो उसके इशारों पे नाचें, तो उसे बोलेगा डांस अटेंडेंस। टू डू एवरीथिंग दैट समवन आस्क यू टू और ट्रीट देम इन अ स्पेशल वे, मतलब कोई जैसा चाह रहा है वैसा करे, तो उसे बोला जाएगा डांस अटेंडेंस ऑन हिम। गिव ए सॉन्ग एंड डांस, डेड डक, टैप डांस लाइक मैड। सब देख लेंगे हम एक एक करके। तो सबसे पहले डेड डक का मतलब देखिए, डेड डक का मतलब होता है ए पर्सन और थिंग दैट इज डिफंक्ट हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब एक कोई पर्सन है या जो थिंग है जो बिल्कुल डिफंक्ट हो चुकी है, मतलब उसके सक्सेस होने के अब बिल्कुल भी चांसेज नहीं है, तो उसे बोला जाएगा डेड डक। अगला वर्ड है मेक अ सॉन्ग और डांस अबाउट समथिंग, मतलब इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग सीम्स मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज सो दैट एवरीवन नोटिसेज इट, मतलब कोई भी पर्सन जो रियल में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट उसको इतनी इम्पोर्टेंस दिखाना, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस दिखाना कि सभी लोग उसको नोटिस करें, तो उसे बोला जाएगा मेक अ सॉन्ग और डांस अबाउट समथिंग। मतलब लोग जब किसी के लिए कोई गाना गाएगा या डांस करेगा तो लोग उसको नोटिस करेंगे, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही होगी लोगों को, तो उसी को बोला जा रहा है मेक अ सॉन्ग और डांस अबाउट समथिंग का मतलब टू मेक समथिंग सीम मोर इम्पोर्टेंट देन द रियली इज सो दैट एवरीवन नोटिस इट, मतलब आप इस तरीके से सामने वाले के लिए नाच गाना कर रहे हो कि सामने दूसरे लोग उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है नहीं। क्लियर है। अगला वर्ड है हमारे पास टैप डांस लाइक अ मैड, पागलों की तरह डांस कर रहे हो, मतलब टू एंगेज इन एन एनर्जेटिक एंड फ्रेंजीज बिहेवियर ऑफन विद द एम ऑफ डाइवर्टिंग अटेंशन, परसुएडिंग अदर्स एंड हैंडलिंग ए सिचुएशन विद ए ग्रेट एंथुसिज्म एंड एफर्ट, मतलब आप इस तरीके से बिल्कुल एनर्जी के साथ डांस कर रहे हो कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और साथ ही साथ लोगों को परसुएड कर रहे हो अपनी बातों से, और किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को बहुत ही एंथुसिज्म के साथ, तो उसे बोला जाता है टैप डांस लाइक अ मैड। अगला है ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। ट्रेडिंग है, वॉकिंग है, स्केटिंग है, इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो विच इज लाइकली टू अपसेट समवन और कॉज ट्रबल, मतलब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या फिर किसी को अपसेट कर सकती है, तो उसे बोलेंगे टू बी इन ए डेंजरस और रिस्की सिचुएशन, रिस्की पोजीशन, मतलब ट्रेडिंग ऑन ए थिन आइस, मतलब आप फिसल सकते हो थिन आइस पे, एक डेंजरस और रिस्की सिचुएशन में हो, इन ट्रबल। मेकिंग थिन आइस स्कल्पचर, स्कल्पचर आप समझ गए, मूर्तिकार, मूर्ति जो होती है। प्लेइंग विद ए शार्प इसलिए ICICLE, इसलिए मतलब होती है नुकीली बर्फ़। कैसी? नुकीली बर्फ़, जैसे ये दिख रही है, मतलब ए पॉइंटेड पीस ऑफ आइस दैट इज फॉर्म्ड बाय वाटर फ्रीजिंग एज इट फॉल्स और रन डाउन फ्रॉम समथिंग। ये आपसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में पूछा जा सकता है, ज़रूर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। #OWS आप सर्च करके
हमारे टेलीग्राम चैनल पर ईडियम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सभी ईडियम्स अटेम्प्ट करने हैं तो आपको क्या सर्च करना होगा, #idioms IDIOMS #idioms से आपको ईडियम्स के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग ऑन द थिन आइस का मतलब होता है टू बी इन ए डेंजरस सिचुएशन, और इसले का मतलब क्या है, ICLE मतलब नुकीली बर्फ़। क्लियर। अगला हमारे पास वर्ड है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ बेड। जैसे आप बेड पे सो रहे हैं और सुबह अगर रॉन्ग साइड पे उठते हैं, मतलब आप इस तरीके से उठ रहे हैं कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपका मूड स्पॉइल कर देती है, तो आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, ख़राब जाएगा। समवन हु इज़ हैविंग ए हॉरिबल डे, मतलब गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड का मतलब होता है कि आपने सुबह उठते ही एक बुरी खबर सुनी है, तो उसे बोलता आपका दिन पूरा ख़राब जाने वाला है, तो उसी को बोल रहे हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, मतलब टू बी इन ए बैड मूड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन आपका मूड ख़राब रहेगा। क्लियर है। जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो और आपकी बीवी से लड़ाई हो गई है, तो ऑफिस में अब आप जाओगे तो आपका पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि टू बी इन ए बैड मूड थ्रू आउट द डे, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है माई कजिन सिस्टर नीतू हैड एन एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए जाइंट व्हील। एक बहुत बड़े व्हील के ऊपर खड़े होकर नीतू ने क्या किया है, ट्रेड फेयर का एरियल व्यू लिया है। एरियल व्यू का मतलब होता है बर्ड आई व्यू, मतलब सरसरी नज़र से उसने सारी चीज़ों को देखा है। बर्ड आई व्यू भी ऐसा ही होता है कि हवा में उड़ते हुए जब पक्षी जाता है तो वो नीचे जब देख रहा होता है, उसी को बोलते हैं बर्ड आई व्यू, इसी को बोल रहे हैं एरियल व्यू। मतलब हम इसको बोल सकते हैं वर्ड आई व्यू का मतलब एरियल व्यू। आप इसको इधर देख सकते हैं, वर्ड आई व्यू मतलब ए व्यू फ्रॉम ए हाई एंगल एज इफ, मानो कि इट इज सीन बाय ए बर्ड इन फ्लाइट, मतलब एक बर्ड ने उड़ती हुई स्थिति में ऊपर से देखा है बहुत हाई एंगल से, तो उसे बोल रहे हैं बर्ड आई व्यू यानी एरियल व्यू। अब देखिए बर्ड ऑफ सेम फेदर का मतलब होता है कि जो दो पर्सन्स हैं उनके सिमिलर टाइप के इंटरेस्ट हैं, सिमिलर पर्सनैलिटी है, सिमिलर उनके क्या बोलते हैं करेक्टर हैं, म्यूचुअली वो एसोसिएट हैं, तो उसे बोला जाएगा वर्ड ऑफ सेम फेदर। अगला हमारे पास वर्ड है ए वर्ड इन द गिल्डेड केज। गिल्डेड का मतलब होता है कि सोने की जो परत है उस पर लगा दी गई है, उसे बोलते हैं गिल्डेड, मतलब कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ गोल्ड समटाइम समथिंग दैट लुक्स लाइक गोल्ड, मतलब एक इस तरीके से उसको सुनहरा कर दिया है गिल्डेड केव को, मतलब केज को, तो उसे बोल रहे हैं ए वर्ड इन द गिल्डेड केज, मतलब टू लिव इन ए लग्जरी बट विदाउट फ्रीडम, मतलब ये एक केज है और ये इसकी जो दीवारें हैं और ये हैं ये सब सोने के हैं और इसके अंदर किसी पक्षी को बिठा दिया गया है, तो इसका मतलब वो लग्जरी में तो रह रहा है बट उसके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है, तो उसे बोला जाएगा ए वर्ड इन ए गिल्डेड केज टू लिव इन लग्जरी बट विदाउट फ्रीडम। ये बता दिया। बर्ड ब्रेन, बर्ड ब्रेन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी बुद्धि बिल्कुल मूर्ख है, सिली व्यक्ति है, स्टूपिड व्यक्ति है, तो उसे बोला जाएगा इस सिली और स्टूपिड पर्सन, तो उसे बोलेंगे क्या, बर्ड ब्रेन। तो इस तरीके से हमने एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में जितने भी ईडियम्स फ्रेजेस पूछे गए हैं उनको हमने कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। हम जल्दी ही आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम ज़रूर लेकर आएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम बैकबोन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर करके जाएंगे तो हमारा एग्ज़ाम अच्छी रैंक से क्लियर होगा, आपको मनपसंद पोस्टिंग मिलेगी, मनपसंद जगह मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए। थैंक यू सो मच। जरूर